हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, मैं आपका मित्र लोम सिंह राजपूत आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ उर्वरकों एवं उनके उपयोग और आलू की खेती में किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपके सामने देसी खाद के बारे में और जो आपका वनस्पतियों के खाद होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देसी खाद जो होता है या कंपोस्ट खाद होता है वो कई प्रकार का होता है। एक तो आपका देसी खाद होता है जो कि सामान्य कूड़ा कचरा और आपके जो भी घरेलू सब्जियों के छिलके हैं या आपके जो फूड वेस्ट है उनके द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसको थोड़ा व्यवस्थित करके अच्छे से बनाने के लिए जो हमारा रोज़ाना का साग भाजियों का कूड़ा कचरा बचता है उसका उपयोग करके और कुछ आपका जो गोबर है या घरेलू कूड़ा कचरा है उसको एक जगह कहीं डंप करके और उसको अच्छे से तैयार करके जो खाद बनाया जाता है उसके लिए हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट खाद आपका ये वर्मी कंपोस्ट भी होता है एक, और आपका एक देसी खाद होता है दूसरा। एक आपका होता है जो कि आपके किचन का और जो फूड वेस्ट होता है उसका और गोबर का और कूड़े कचड़े का जो समायोजन करके बनाया जाता है वो आपका कंपोस्ट खाद कहलाता है। यानी कि ये कई प्रकार के कंपोस्ट खाद होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो कंपोस्ट खाद जो है ये आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाता है और मिट्टी में जीवाश्मों की मात्रा को बढ़ाता है और इसके उपयोग से मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कुछ आपके रासायनिक उर्वरकों के बारे में। रासायनिक उर्वरकों में आपके मुख्यतः यूरिया, डीएपी और पोटास, इन तीन उर्वरकों को बहुत ज़्यादा चलन में लाया गया है। जो कि मुख्यतः इन तीन उर्वरकों को इसलिए चलन में लाया गया है कि पौधों की जो डिमांड होती है वो बेसिक तौर पर इन तीन उर्वरकों से ही पूरी की जाती है, यूरिया, डीएपी और आपका पोटास। तो पोटास में आपका जो होता है वो आपका ये म्यूरेट ऑफ पोटास होता है और जिसमें पोटास पाया जाता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया से पौधों के लिए नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो और डीएपी की बात करें तो डीएपी से आपके लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। इन तीन उर्वरकों को मुख्यतः सबसे ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में। इसके साथ साथ कुछ अन्य उर्वरक भी होते हैं जिनका उपयोग भी कृषि में किया जाता है, जैसे कि आपका एसएसपी, इसको कहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में आपकी फास्फेट और सल्फर का मिश्रण होता है। इसका उपयोग करने से पौधों के लिए फास्फोरस एवं सल्फर की मात्रा मिलती है। तो किसान भाइयों, ये आपके कुछ रासायनिक उर्वरक हैं जिसमें आपका एनपीके भी आता है। एनपीके आपके तीन ग्रेड होते हैं, एक आपका 10-26-26 होता है, एक 12-32-16 होता है और एक ग्रेड और होता है। इस प्रकार से 2-3 ग्रेड ये होते हैं जिनको अगर ज़्यादा चलन की बात करें तो एक 12-32-16 और 10-26-26 सबसे ज़्यादा चलन में एनपीके के आते हैं। और आपकी जो डीएपी है वो मुख्यतः इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होती है और एनपीके में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसके डिफरेंट ग्रेड होते हैं, इसके माध्यम से आपको ये देना होता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी उर्वरक होते हैं जो कि आपके होते तो रासायनिक हैं लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस होते हैं और जिनको कम मात्रा में पौधों को दिया जाता है। ये आपको बेसल डोज में भी देने होते हैं और आपको फोलियर स्प्रे में भी इनको दे सकते हैं। तो इसमें आपका जो है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये आपका किसान खाद नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, कुछ आपके जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके जो हैं सल्फ़र और आपके कॉपर, कार्बन, सल्फ़र, कॉपर, मैग्नीज, लोहा, मॉलिब्डेनम, आयोडीन,
फेरस, ये सारे बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इनका भी उपयोग कहीं ना कहीं हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपके सारे उर्वरक जो हैं वो कृषि में यूज किए जाते हैं। इनमें कुछ उर्वरक ऐसे हैं जो आपके बेसल डोज में दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की DAP एवं यूरिया, इनका उपयोग बेसल डोज में किया जाता है और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग आपका टॉप ड्रेसिंग में भी किया जाता है। किसान भाइयों जानते हैं कि खाद एवं उर्वरक क्या होते हैं। उर्वरक आपके वो होते हैं जो मैंने आपको बताया रासायनिक उर्वरक हैं, और खादें वो होती हैं जो आपकी कूड़े कचड़े से एवं घरेलू जो हमारे सब्जियों के छिलके हैं एवं जो भी हमारे घरेलू कूड़े कचड़े हैं, या गोबर की खाद है, या पशुशाला का जो वेस्ट होता है, इन सब चीज़ों का और क्रॉप रेजिड्यूज का मैनेजमेंट करके जो बनाए जाते हैं वो सारे आपके खादों में आते हैं। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके रासायनिक उर्वरक होते हैं और एक आपके होते हैं जैव उर्वरक। रासायनिक उर्वरक वो होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, DAP, यूरिया, आपका म्यूरेट ऑफ पोटाश है और आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। ये सारे आपके जो हैं ये उर्वरक में आते हैं, यानी रासायनिक उर्वरक में आते हैं। अगर जैव उर्वरक की बात करें तो जैव उर्वरक में आपके जो हैं वो आपके नील हरित शैवाल हैं, ये आपके जैव उर्वरक में आते हैं। और नील हरित शैवाल के साथ साथ आपके कुछ बायो फर्टिलाइज़र ऐसे कि आपके एजोला है, एजोस्पाइरिलम है, इस प्रकार के जो हैं वो आपके सब जैव उर्वरक में आते हैं। इनको बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। ये जो हैं आपके, और इसमें जैव उर्वरक में PSB भी आता है, पोटैश, ये फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब आपके जैव उर्वरक में आते हैं। किसान भाइयों, आलू की जो फसल है वो बोने का इस समय ये अच्छा समय चल रहा है, और आलू की फसल में मैंने इतने उर्वरक बताए, इन सारे उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। और ये उर्वरक ज़्यादातर सारे बेसल डोज में किए जाते हैं। जिस समय आप मिट्टी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आखिरी जुताई पर इन उर्वरकों को अच्छे से मिला के और अपने खेत में इनको अप्लाई किया जाता है, जिससे कि अच्छी तरह से मिट्टी में ये मिल जाए और इनका जो उपयोग है वो आपकी फसल के लिए अच्छे से मिल जाए। कुछ किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पोटैटो यानी मल्टीप्लेक्स का ये है, इसको आपका मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र के नाम से ये आता है और मल्टीप्लेक्स कंपनी का है। इसमें आपके बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इनका उपयोग भी हम आप फसल में कर सकते हैं, और इसका जो उपयोग है ये आप टॉप ड्रेसिंग में या बेसल डोज में दोनों प्रकार से किया जा सकता है। किसान भाइयों, जब हम फसल की बुवाई करते हैं तो उस समय पे अच्छे से ट्राइकोडर्मा से अपनी जो बीज है उनको उपचारित कर लेना चाहिए, और मिट्टी में भी ट्राइकोडर्मा को लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भी खेत है उसमें हमारे कोई भी मृदा जनित रोग हैं वो ना लगें और फसल पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जैसे कि टॉप ड्रेसिंग में कुछ आपके जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस होते हैं, इनका उपयोग भी किसान भाई करते हैं, और ये आपके जो है नेचुरल प्लांटेनिक प्रोडक्ट्स नाम से ये आते हैं। ये आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही पाए जाते हैं, जैसे कि आपका मैंने बताया सल्फर है, कॉपर है, आपका मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बोरॉन है, ठीक है, जस्ता है, इस प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल हो जाती है, उसका जब अंकुरण हो जाता है तो उसके बारे में हम अच्छे से फसल की देखभाल करते हैं, और देखभाल करने के साथ साथ हमारे लिए कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, जैसे कि हमारी जो फसल है उसमें कुछ घासें उगाती हैं। घासों को कोशिश करें कि निराई गुड़ाई से ही निकलवाएं, क्योंकि अगर हम हर्बिसाइड ज़्यादा लगाते हैं, लगातार हर्बिसाइड लगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता जो है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है, और उर्वरता जब कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारी फसलों का जो उत्पादन है वो भी अच्छा नहीं हो पाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा हानि हम लोगों को होती है। तो इस तरह से हमको अपनी फसलों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, अगर फिर भी खरपतवार ज़्यादा उग रहे हैं तो
कोई भी एक अच्छा हर्बिसाइड लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि जो आलू की बेल है यानी फसल का जो तना होता है उस तना को बचाकर और हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में कुछ हमको अपनी फसल की अच्छे से ध्यान रखने के लिए हमें कुछ इसमें जो है सिंचाइयाँ करनी होती हैं, और सिंचाई जो है वो समय समय पे करते रहने चाहिए, क्योंकि फसल सर्दियों की है तो सर्दियों में पाले अधिक पड़ते हैं, और जब पाले से बचाने के लिए हमको समय समय पे खेत में सिंचाई करते रहना चाहिए, और खेत में प्रॉपर नमी बनी रहेगी तभी हम पाले से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, ये कुछ प्रजातियां हैं आलू की खेती की, जैसे कि ये डिफरेंट वैरायटी हैं। ये जो हैं ऐसी वैरायटियां हैं, ये कोई नई रिसर्च की गई हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैंने इनको देखा तो मैंने इस वीडियो में इसको मेंशन किया है कि ये जो प्रजातियां हैं इनके बारे में थोड़ा पता करके हम आपको अच्छे से बता सकें, ये कोशिश करेंगे। मोस्टली हमारे यहाँ पर जो बोई जाती हैं वो आपकी चिप्सोना यानी कि CH1 और CH3 ज़्यादा बोया जाता है, या फिर पुखराज या कुफरी आनंद के लिए भी बो सकते हैं। किसान भाई, एक वैरायटी आई है इस समय पे FC11 भी अच्छी वैरायटी बताई जाती है, और इसका कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इसकी की जाती है। चिप्स के लिए सुना जाता है कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन मोस्टली जो वैरायटी ज़्यादा प्रचलन में है वो आपकी, मैंने आपको बताया, चिप्सोना। और आपका चिप्सोना में ये 2 ग्रेड हैं, एक चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3। इसके साथ साथ आपका एक सूर्या आता है, सूर्या जो है वो भी अच्छा बढ़िया आलू है, और उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। और इसके साथ साथ एक आपका फ्राई सोना नाम से भी आता है, वो भी एक अच्छा आलू है, अच्छी वैरायटी है, उसका उत्पादन भी ठीक है, और उसकी जो रुकने की क्षमता है वो भी ठीक है। और आपका जो आलू ज़्यादा जिसकी उत्पादन होता है वो आपका पुखराज है। पुखराज की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन पुखराज कहीं ना कहीं उसका जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और पुखराज के साथ साथ आपका एक 3797 होता है। 3797 आलू है, वो खाने में अच्छा है, लेकिन उसका भी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू चिप्सोना की अपेक्षा कम है। कुछ लाल रंग के जो आलू आ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं जो है ये भी एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है, और इसकी भी मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है। उत्पादन इसका जो है वो एक एवरेज उत्पादन में आता है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए कुछ आलू की खेती के बारे में बताया, और साथ ही मैंने कुछ उर्वरकों के बारे में बताया कि कौन कौन से उर्वरक और कब कब उनको उपयोग करना चाहिए, और कैसे कैसे उर्वरकों का हम उपयोग कर सकते हैं। तो उर्वरक हमारे जो हैं वो उर्वरक, और मैंने खादों के बारे में बताया। तो खाद हमारे जो हैं वो हमारे जो घरेलू खाद होते हैं, जिनको हम देसी खाद बोलते हैं, जो कि कूड़ा करकट एवं गोबर की सहायता से जो बनाए जाते हैं, वो हमारे सब खाद होते हैं। और जितने भी हम बाहर से खरीदते हैं वो सारे हमारे जो हैं उर्वरकों में आते हैं, वो सब हमारे रासायनिक उर्वरक में आते हैं। उर्वरक आपके दो प्रकार के होते हैं। कुछ आपके बायो यानी जैव उर्वरक भी होते हैं, जिनको बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं। कुछ आपके रासायनिक उर्वरक होते हैं। रासायनिक उर्वरक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यूरिया, DAP, पोटास, NPK, ये सारे आपके रासायनिक उर्वरक हैं। बायो फर्टिलाइज़र यानी जैव उर्वरक जो हैं वो आपके नील हरित शैवाल हैं, और नील हरित शैवाल के साथ साथ आपके एंजियोस्पर्मिलम एवं आपके राइजोबियम कल्चर एवं पोटाश सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, और बैम यानी बैस्कुलस एबैस्कुलस माइकोराइजा, ये सारे आपके बायो फर्टिलाइज़र में आते हैं। तो इनका जो उपयोग है, इनको भी हम बाहर से ही खरीदते हैं, और इनका डायरेक्ट उपयोग ना करके इनको अप्लाई करा के अच्छे से मीडिया को तैयार करा के तब इनका अप्लाई हम अपनी फसलों में करते हैं, यानी कि निष्क्रिय रूप में आते हैं। और इनके लिए हम एक फेवरेबल टेम्परेचर दे के इनको एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद इनका हम उपयोग फसल में करते हैं, जिससे कि ये अच्छे से एक्टिवेट हो गए, और जब इनका अप्लाई किया जाता है तो फिर ये अच्छे से काम करते हैं।
क्योंकि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा इनका मीडिया जो प्रॉपर फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग ही इनको तैयार करके इनका उपयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है किसान भाई की डायरेक्ट कोई भी बायो फर्टिलाइज़र को लाके और यूरिया डीएपी की तरह खेत में लगा देते हैं, जिससे कि उसका प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर पाता है। तो उसका जो लीफलेट पे लिखा होता है वो सारा पढ़ के और उसी के अकॉर्डिंग उसका तैयार करके तब उसका उपयोग किया जाए। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैंने आपके लिए वीडियो के बारे में कुछ बताया और इसमें आपके लिए कुछ फसलों से संबंधित जानकारी दी। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार।